एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक सिस्टम बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आप रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं। एंड एज अ स्टडी विच वाज डन बाय मैक्स लाइफ, 90% ऑफ द अर्बन इंडियंस जिनकी एज 50 प्लस है, दे एक्चुअली डू रिग्रेट, उनको पछतावा होता है कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट क्यों नहीं करी। एंड अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो तो एनपीएस एक बहुत ही बेटर सिस्टम है। तो इसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं एनपीएस को, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो पाए। एंड अगर कहीं पर भी आपको नॉलेज एनहांसमेंट मिलता है, नॉलेज इंक्रीज होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी जेआरबी सीआरबी प्रमोशंस या डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर। तो इस स्कीम को इनिशियली शुरू किया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 2004 में, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के लिए स्कीम नहीं थी। एंड बाद में स्कीम को सभी सिटीजन के लिए ओपन कर दिया गया। इसमें दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला जो बेनिफिट है वो रिटायरमेंट प्लानिंग का बेनिफिट है। दूसरा जो बेनिफिट है वो टैक्स सेविंग का बेनिफिट है कि आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी यहां पर मिल जाता है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये बन जाता है कि जो पैसा है इन्वेस्ट कहां पर होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड के केस में सारा पैसा इकट्ठा होता है, वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। सेम वे में जो पैसा एनपीएस का होता है वो स्टॉक मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एनपीएस म्यूचुअल फंड से बेटर है या फिर नहीं है, तो डेफिनेटली इसके बारे में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो हर एक सब्सक्राइबर को, यानी कि जो भी पर्सन एनपीएस को सब्सक्राइब करता है, उस पर्सन को 12 नंबर्स का पीआरएएन नंबर, जिसको हम परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कहते हैं, वो असाइन किया जाता है। एंड एनपीएस में दो तरह के अकाउंट हमें ऑफर किए जाते हैं। पहला होता है टीयर 1 अकाउंट, दूसरा है टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट का मेन पर्पज होता है वो सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग का होता है, जबकि टीयर 2 का जो मेन पर्पज है वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का रहता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज 18 टू 70 ईयर्स के बीच में है, वो टीयर 1 अकाउंट को ओपन कर सकता है। एंड अगर आप टीयर 2 अकाउंट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका टीयर 1 अकाउंट होना चाहिए, तभी आप टीयर 2 अकाउंट को ओपन कर पाओगे, ऑपरेट कर पाओगे। एंड अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करते हैं तो मिनिमम लॉक इन पीरियड जो टीयर 1 अकाउंट के केस में है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। इंपॉर्टेंट चीज है, काइंडली प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। तो 3 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड है इन केस ऑफ द टीयर 1 अकाउंट। एंड उसके बाद हम पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप 60 साल से पहले कोई भी और विड्रॉल नहीं कर सकते हो। एंड टीयर 1 जो अकाउंट होता है वो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग अकाउंट है, दैट इज योर रिटायरमेंट प्लानिंग अकाउंट। जबकि टीयर 2 अकाउंट के केस में आपको हर साल पैसा डालना जरूरी नहीं होता, इट्स नॉट मैंडेटरी। टीयर 1 के केस में मैंडेटरी रहेगा, लेकिन जब भी कभी आप टीयर 2 अकाउंट के केस में पैसे जमा करवाओगे तो मिनिमम 250 रुपीज आपको उस अकाउंट में जमा करवाने पड़ेंगे। एंड अगर हम डिपॉजिट की बात करें एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, तो टीयर 1 अकाउंट के केस में आपको मिनिमम 500 रुपए जमा करवाना होंगे, जबकि आपको टीयर 2 अकाउंट के केस में मिनिमम 1000 रुपीज जमा करवाने होंगे जब भी आप इस अकाउंट को ओपन करोगे। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट यहां पर नहीं है दोनों के अकाउंट्स के केस में, लेकिन डेफिनेटली जब हम टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं तो वहां पर एक लिमिट रखी गई है। तो टैक्स बेनिफिट के हिसाब से सबसे बड़ा जो यहां पर बेनिफिट है वो यहां पर आपको यह है कि आपको कुछ एक अमाउंट तक का, जिस अमाउंट के बारे में जल्दी मैं आपको बताऊंगा, उस अमाउंट तक आपको टैक्स बेनिफिट है, यानी कि आपको टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है। एंड ये टैक्स बेनिफिट्स ही सबसे बड़ा रीजन है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लोग हैं वो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं। तो ये जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है कि आप टीयर 1 अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए तक का अमाउंट हर साल जमा करवाते हैं तो वहां पर आप टैक्स डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन टीयर 2 अकाउंट जो कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से रिलेटेड है, उसके केस में कोई भी आपको टैक्स बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है। यही कारण है कि टीयर 1 अकाउंट जो है वो ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। एंड जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंप्लॉइज है, चाहे कॉर्पोरेट इंप्लॉइज है, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे इवन एनआरआई क्यों ना हो, वो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड अगर जब तक हम फीचर्स की बात करते हैं, अब ये तो था फीचर्स के बारे में, लेकिन अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हमें इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस क्या मिलती हैं जब हम एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें
पीएफएम यानी कि पेंशन फंड मैनेजर को सिलेक्ट करना होगा। तो 8 टोटल पीएफएम्स हैं, यानी कि जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, हमें सबसे पहले इस पेंशन फंड मैनेजर को सिलेक्ट करना होगा। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप। जो सेकंड स्टेप रहेगा, आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप एक्टिव चॉइस करना चाहते हैं या फिर ऑटो चॉइस करना चाहते हैं। अगर ऑटो चॉइस करेंगे तो आपके फंड्स ऑटोमेटिकली पीएफएम के डिसीजन के हिसाब से मैनेज होते रहेंगे, जबकि अगर आप एक्टिव चॉइस करते हैं तो वहां पर आप कौन कौन से जगह पर पैसा अपना लगाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये मेन डिफरेंस रहता है। यानी कि आप एक्टिव चॉइस के केस में हर एक साल चेंजेस कर सकते हो, राइट, कि हमारा पैसा कहां पर इन्वेस्ट होना चाहिए। ऑटो चॉइस के केस में पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होगा। ठीक है, अगर हम दोनों चॉइसेस की बात करते हैं, यानी कि ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस की बात करते हैं, तो आपको दोनों ही केसेस में 4 कैटेगरीज मिल जाती हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है आपके पास लो रिस्क कैटेगरी, जहां पर कोई भी रिस्क नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाएगा। सेकंड कैटेगरी है जहां पर मॉडरेट रिस्क होगा, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाएगा। तीसरी कैटेगरी है हाई रिस्क की, जिसमें स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी में पैसा लगाया जाएगा। फोर्थ कैटेगरी है आपकी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी, जिसमें एआईएफ यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में पैसा लगाया जाएगा। एंड साथ ही साथ ये जो पैसा है रीट में यानी कि आरईआईटी में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी पैसा लगाया जा सकता है, जहां पर आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल सकता है, लेकिन बेनिफिट कम्स एट अ कॉस्ट, राइट। एंड अगर हम एक्टिव चॉइस की बात करते हैं तो वहां पर उन डिटेल हम ज्यादा समझ लेते हैं। तो सब्सक्राइबर्स अगर एक्टिव चॉइस में जाते हैं तो सब्सक्राइबर्स को एक ऑप्शन मिल जाती है कि वो अपनी एसेट एलोकेशन किस तरह से करना चाहते हैं, इक्विटी में लगाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाना चाहते हैं, उनको एक ऑप्शन मिल जाती है। 50 साल की एज में हम मैक्सिमम अपना 75% जो मनी है वो इक्विटी में डाल सकते होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपकी 50 ईयर तक की एज है तो आप अपना मैक्सिमम जो 75% तक है वो इक्विटी में डाल सकते हो। एंड उसके बाद इसको आप रिड्यूस करते करते 2.5% तक रिड्यूस करेंगे हर साल। एंड जब तक आपकी एज 60 ईयर्स तक की पहुंच जाएगी, जो आपका पैसा है वो आप पर्टिकुलरली इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट फंड है उसको रिड्यूस करते हुए 50% तक ले आओगे। यानी कि जब तक आपकी एज 50 ईयर्स तक की है तो आप 75% इक्विटी में लगा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, 60 साल तक की उम्र आती रहेगी, आप 2.5% की दर से कम करते रहोगे। एंड 60 ईयर्स तक की एज तक आते आते आप अपनी इक्विटी की टोटल इन्वेस्टमेंट को 50% तक ही रिड्यूस कर दोगे, राइट। एंड यहां पर हम अपनी एलोकेशन को हर साल चेंज कर सकते हैं, एंड साल में मैक्सिमम 2 बार हम जिसे चेंज कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो एलोकेशन है वो एआईएफ यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में भी की जा सकती है। एंड जब आप एआईएफ की बात करते हो तो आप मैक्सिमम 5% यहां पर एलोकेट कर सकते हो। सो एक्टिव चॉइस के बारे में ये चीज है जहां पर आप हर साल चेंजेस कर सकते हो। अगर सेकंड चॉइस की बात करें तो आपकी ऑटो चॉइस के केस में सारी की सारी जो एसेट एलोकेशन होगी वो कौन डिसाइड करेगा, जो आपका पीएफएम है यानी कि पेंशन फंड मैनेजर है, वो यहां पर डिसाइड करेगा। एंड वो डिसाइड करेगा सब्सक्राइबर की एज के हिसाब से। सो अगर आपने ऑटो चॉइस को एक बार सिलेक्ट कर लिया है तो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका जो पेंशन फंड मैनेजर है ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता रहेगा। तो इस केस में आपको 3 तरह की चॉइसेस टोटल मिल जाती हैं। पहली चीज, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड में। अग्रेसिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है काफी ज्यादा रिस्की रहता है ये। एंड इन केस अगर आप अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 75% पैसा जो होता है 35 साल तक की एज तक आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। यानी कि अप टू 35 इयर्स ऑफ एज 75% जो भी आप पैसा डालेंगे एनपीएस में वो आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगी। एंड उसके बाद 55 तक की एज आते आते ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी इक्विटी में 75% की, उसको रिड्यूस करके 15% तक लेकर के जाया जाएगा। यानी कि आपकी इस इन्वेस्टमेंट को आगे जाकर के कम कर दिया जाएगा। सेकंड जो चॉइस आपको ऑटो चॉइस में मिलती है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू मॉडरेट लाइफ साइकिल। आपको मॉडरेट लाइफ साइकिल की मिलती है, चॉइस मिलती है। इसमें डेफिनेटली एक्सपोजर आपका थोड़ा कम होता है। इसमें 35 इयर्स तक की एज तक आपका इक्विटी में जो मैक्सिमम एक्सपोजर रहता है वो 50% का रहता है। एंड 55 इयर्स तक की एज आते आते इसको 10% तक रिड्यूस कर दिया जाता है। एंड तीसरी एंड लास्ट ऑप्शन जो ऑटो चॉइस में अवेलेबल है वो है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। अब कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड में काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलते हैं क्योंकि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो उसमें 25% जो आपकी एलोकेशन होती है 35 साल तक की एज तक की, वो आपकी इक्विटी में जाती है। एंड 55 तक की एज आते आते इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को भी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करते करते 5% तक लेकर के आया जाता है। तो ऑटो चॉइस की केस देखें तो हमारे पास टोटल 3 चॉइसेस यहां पर बनती हैं। पहली जो चॉइस है वो हमारे पास है अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड। दूसरी जो चॉइस हमारे पास थी दैट्स रिलेटेड टू द मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड।
एंड तीसरी जो चॉइस हमारे पास थी दैट्स रिलेटेड टू द कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, राइट। अब एज के साथ साथ सो ऑटो चॉइस के केस में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपकी जो एक्सपोजर लेवल होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में एंड इक्विटी में वो रिड्यूस होती रहती है, क्योंकि एज के साथ साथ पर्सन की जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वो भी जनरली रिड्यूस हो जाती है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी तो साथ साथ आपकी जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हो रही थी उसमें वो भी आपकी आगे रिड्यूस हो जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, जब हमारा इक्विटी पोर्शन कम होता है इसका मतलब हमारा ओवरऑल रिस्क कम है, यानी कि हम और रिस्क ले सकते हैं, यानी कि हम अपना इक्विटी पोर्शन बढ़ा सकते हैं। एंड जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ऑलरेडी इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है ऑटो चॉइस में इन द एनपीएस। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें मैच्योरिटी के ऊपर जो हमारा पैसा होगा वो सारा का सारा पैसा किस फॉर्म में मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब एक सपोज हम करते हैं चीज को कि लेट्स से मैं अपनी रिटायरमेंट ले लेता हूं 60 इयर्स की एज के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको 60% जो टोटल कॉर्पस का अमाउंट होगा वो लमसम के रूप में मिल जाएगा, यानी कि 60% का जो अमाउंट होगा वो आपको लमसम के रूप में मिल जाएगा। एंड जो रिमेनिंग 40% है, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की फाउंडेशन है एनपीएस, तो 40% जो रिमेनिंग होगा वो आपको एन्युटी की फॉर्म में हर महीने दर महीने मंथली बेसिस के ऊपर आपको पैसा धीरे धीरे वो मिलता रहेगा। अब ये 40% जो है यही इसका सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 40% होगा ये पर्टिकुलरली इंश्योरेंस की फॉर्म में इन्वेस्टेड रहेगा, जिसमें से मुझे मंथली या फिर एनुअली एन्युटी मिल जाएगी। एंड इस अमाउंट के ऊपर यानी कि जो 40% का कॉर्पस अमाउंट है इसके ऊपर जो रिटर्न हमें मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 8% की मिलती है। कहने का मतलब है ये मेरा टोटल 100% का कंपोनेंट था, 100% में से लेट्स से जो 60% है वो तो मुझे लमसम अमाउंट मिल गया, लेकिन जो 40% है वो इंश्योरेंस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा जो कि मुझे रिटर्न देगा 5 to 8% की, जबकि मैं अगर इसे कहीं और इन्वेस्ट करता तो मैं ज्यादा रिटर्न ले सकता था, लेकिन इसकी रिटर्न जो मुझे मिलेगी वो 5 से 8% की मिलेगी एंड मुझे एन्युटी के फॉर्म में ये वापस मिलने वाला है। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन इस केस में जो आपको रिटर्न मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 7% की रिटर्न मिल रही है, जो कि काफी ज्यादा कम है। लेकिन देखिए इसके अपने एडवांटेजेस भी हैं, अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा अपना जमा कर देते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में वो पैसा मिल जाता है, यानी कि ओल्ड एज में जाकर के आपको मंथली भी मिल जाएगा, आपको लमसम भी मिल जाएगा। अब हम इन कम रिटर्न्स को एक और माध्यम से समझ सकते हैं। लेट्स से केस कि आपको सिर्फ और सिर्फ 6 और 7% रिटर्न मिल रही है जब आप इंश्योरेंस में बाद में एंड में 40% का अमाउंट जमा करवा रहे हो। अब ये पैसा तो आप म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हो एंड फर्दर वहां पर आपको जो इंश्योरेंस है वो भी नहीं लेनी पड़ेगी एंड आपको ज्यादा बेटर नंबर्स मिल जाएंगे। आप इनको नंबर्स के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो मैं आपको एनपीएस की वेबसाइट के ऊपर पेंशन कैलकुलेटर के ऊपर लेकर के आया हूं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि हमने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया है 1 जनवरी 1991 एंड उसके हिसाब से पर्सन की एज 33 ईयर्स निकल के आती है। एंड मैं मान लीजिए हर महीने का 1000 इन्वेस्ट ना करते हुए लेट्स से केस कि मैं यहां पर 5000 पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं हर एक महीने एंड मैं 60 साल की उम्र तक इन्वेस्ट करना चाहता हूं एंड लेट्स से केस इस केस में मेरी टोटल जो कंट्रीब्यूशन आती है वो 27 इयर्स की आती है, राइट। एंड एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे कम से कम 10% की, क्योंकि 10% की रिटर्न डिसेंट रिटर्न मानी जाती है। वैसे आपको हायर रिटर्न मिल सकती है, इक्विटी के केस में तो इवन 18% मिल जाती है, लेकिन हम अगर एवरेज रिटर्न भी देखें तो 10% की जो रिटर्न है वो एक डिसेंट रिटर्न है। लेट्स टेक द केस कि आपको वो 10% की एवरेज रिटर्न मिल जाती है एंड मान लीजिए कि 40% अमाउंट ही सिर्फ और सिर्फ मैं एन्युटी के रूप में लेना चाहता हूं एंड 60% लमसम लेना चाहता हूं। एंड जो एन्युटी के ऊपर मुझे रिटर्न का है जायजा मैं लेकर चलता हूं कि मुझे 6% तक का जो एनुअल रिटर्न है वो यहां पर मिल जाएगा। मैं एक आइडिया लेकर के यहां पर चलता हूं, राइट। अब इसके हिसाब से राइट साइड पर आप फिगर्स को देखेंगे तो यहां पर देखिएगा कि आपको टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपकी इन सालों में हुई है वो 16,20,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है एंड आपके टोटल कॉर्पस की जो वैल्यू बन जाती है वो 82,97,083 रुपीज बन जाती है, जिसमें से आपको 49,78,250 का अमाउंट लमसम अमाउंट की फॉर्म में मिल जाएगा एंड 33 जो ये लाख का अमाउंट है ये आपका एन्युटी के रूप में यहां पर इन्वेस्ट हो जाएगा। एंड इसी के ऊपर हम रिटर्न की बात कर रहे हैं कि आपको 5 to 8% की रिटर्न मिलती है। तो अगर आप भी अपना एनपीएस अमाउंट चेक करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एनपीएस कैलकुलेटर लिख के सर्च कर देना है गूगल के ऊपर, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको डिटेल्स फिल करनी है एंड फर्दर उसके बाद आपको सारी की सारी यहां पर A to Z डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। अब बात करते हैं कि क्या हम एनपीएस से अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं एंड
क्या हम एक्चुअल में ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए, जो प्राइमरी रीजन है एनपीएस का, दैट्स एक्चुअली एज अ रिटायरमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें से पैसा निकालना एसेट्स तो अलाउड नहीं है, लेकिन 3 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन हुई है उसका 25% अमाउंट आप निकाल सकते हो। एंड टोटल कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? लेट्स से केस कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, एंड इट मे बी द केस कि हमने ग्रेजुअली इस अमाउंट को इंक्रीज किया है, राइट। एंड फर्दर वो अमाउंट हमने जो टोटल ऐड कर दिया, लेट्स से 3 लाख रुपए का ऐड कर दिया है, लेकिन हमारी जो कंट्रीब्यूशन है यहां पर वो 1 लाख रुपए की है, तो हम 25,000 यानी 25% जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल कॉर्पस का हम निकाल पाएंगे, इट्स रिलेटेड टू टोटल कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। आप बाहर निकाल सकते हो। एंड फर्दर आप इमरजेंसी केसेस में भी पैसा बाहर निकाल सकते हो। आपको जो भी लिस्ट है वेबसाइट के ऊपर उसको फिल करना पड़ेगा, जो भी केसेस है आप उनको चेक कर सकते हो, उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। लेट्स से केस आप एक घर बनाना चाहते हो, या बच्चों की शादी करनी है, या हायर एजुकेशन बच्चों के लिए है, या मेडिकल इलनेस है फैमिली में, तो ये पर्टिकुलरली इमरजेंसी केसेस इनको माना गया है। एंड इन पर्पसेस के लिए आप वन टाइम यहां पर पैसा जो है उस टाइम के ऊपर पैसा निकाल सकते हो। एंड एक चीज समझने वाली है कि पार्शियल विड्रॉल के ऊपर भी कोई भी टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट टेन्योर के दौरान मैक्सिमम 3 बार ही आप ऐसा पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, उससे ज्यादा का विड्रॉल नहीं कर सकते हो। एंड इन विड्रॉल्स के बीच में कम से कम 5 साल का डिफरेंस होना जरूरी है। एंड एक चीज समझनी यहां पर जरूरी है, मान लीजिए कि हमने टोटल पैसा जो जमा करवाया वो 40 लाख रुपए जमा करवा दिया, तो 40 लाख का जो 25% बनता है वो बन जाता है 10 लाख रुपीस। तो मेरा जो मैक्सिमम विड्रॉल मैं 5 बार में भी कर पाऊंगा वो 10 लाख से ज्यादा नहीं हो पाएगा उस पर्टिकुलर फाइनल विड्रॉल की अमाउंट की डेट तक के टोटल कंट्रीब्यूशन का, राइट। इस चीज को समझना जरूरी है। अभी हम टैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि टैक्सेशन का क्या सिस्टम होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि जब भी हम एनपीएस की बात करते हैं तो हम टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पैसा अपना एनपीएस में इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो टैक्स बेनिफिट लेना चाहते होते हैं। तो यहां पर हम ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो पुरानी टैक्स रेजिम थी उसके बारे में बात करते हैं, जहां पर ज्यादा टैक्स बेनिफिट अवेलेबल थे। सो अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम को एक्सेप्ट करते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट हमें मिलते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो सबसे पहले हमें इसे समझना होगा, एनपीएस जो है वो ट्रिपल ई कैटेगरी में मानी गई है, यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी में मानी गई है। जैसे कि पीपीएफ या फिर ईपीएफ की बात करते हैं वैसे ही, तो ये एनपीएस भी हमारी ट्रिपल ई कैटेगरी में ही आती है। यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी पैसा आप इसमें से कमाते हो, उसके ऊपर कोई भी टैक्स इंपोज नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पैसा है यहां पर वो कंपाउंड हो रहा है। पैसे के ऊपर पैसा भी आप अर्न कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है। एंड फाइनली जब हम अपना पैसा मैच्योरिटी के ऊपर निकालते हैं तो उसके ऊपर भी कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं पड़ती है। चाहे पार्शियल विड्रॉ करते हैं तो वो भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं पड़ती है। एंड अब एक चीज समझने वाली है कि आपकी यहां पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होती है, यानी कि 2 तरह की कंट्रीब्यूशन होती है। एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जहां पर आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपका पैसा लगाते हैं। दूसरा होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जहां पर एम्प्लॉय अपना कितना भी अमाउंट एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इनकम टैक्स के अंडर हमारे पास जो डिडक्शंस हैं वो डिफरेंट सेक्शंस के अंडर कवर है। सबसे पहले हम सेक्शन 80C को कवर करते हैं, यानी कि जिसकी ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख रुपीस की है, उसको हम यहां पर कवर करने वाले हैं। एंड यहां पर 80C के अंदर जो सेक्शन हमारा कवर होता है 80CC-D1 में यहां पर कवर होता है, जहां पर हमें डिडक्शंस देखने को मिलती हैं। तो जो भी आपकी बेसिक पे होती है प्लस आपका डीए होता है, उसका 10% आपका डिडक्ट होके एनपीएस में जाता है। एंड फर्दर आपकी वो लिमिट जो कंज्यूम होगी वो 80C की लिमिट कंज्यूम होगी। अब 80C में हमें ऑलरेडी पता है कि बहुत से पोर्शन होते हैं, लाइक वी आर हैविंग द पीपीएफ, वी आर हैविंग द सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर ईपीएफ होता है, या फिर स्मॉल सेविंग स्कीम है, या फिर म्यूचुअल फंड ईएलएसएस है, या फिर होम लोन प्रिंसिपल है। पर्टिकुलरली वो सभी के सभी 80C के दायरे में ही आते हैं। तो अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर थिंग, यानी कि 80C के अंदर तो आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है एनपीएस के लिए। तो एनपीएस के लिए अलग से एक सेक्शन को डिवाइज किया गया है, जहां पर आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है 50,000 का। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि एनपीएस के केस में टैक्स बेनिफिट जो है वो 2 लाख रुपीस पर ईयर तक का मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं, यानी कि 80C के अंदर 1.5 लाख एंड 50,000 अलग से इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। यहां पर भी आपको टैक्स डिडक्शन जो बेनिफिट है वो यहां पर देखने को मिल जाते हैं। दैट इज सेक्शन 80CC-D2, राइट। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये आपको बेनिफिट देता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशंस अपना पैसा कट करती हैं तो 10% बेसिक प्लस डीए का कट करती है, तो वो यहां पर इसको इंक्लूड कर देती हैं, ठीक है। यानी कि 80C के अंदर जो बेनिफिट ले रहे थे
ईपीएफ का, ईएलएसएस का या और चीजों का, वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन साथ के साथ आपको ये बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो ये था हमारी ओल्ड टैक्स रेजिम के बारे में, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू टैक्स रेजिम। तो न्यू टैक्स रेजिम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन आपको मिलता है, दैट इज 80CC-D2, एंड आपको पहले वाला सेक्शन यहां पर नहीं मिलता है, सारी ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल नहीं है न्यू टैक्स रेजिम के केस में, राइट। ये चीज क्लियर होगी। नाउ द थिंग इज कि जो पैसा हम विड्रॉ करते हैं या कलेक्ट करते हैं, क्या उसके ऊपर पैसा आपको कोई टैक्स लगेगा? नो। जो लमसम मनी आपको मिलती है 60% की ऑन द मैच्योरिटी, उसके ऊपर भी कोई टैक्स आपको नहीं पड़ेगा। एंड जो 40% आपका बाकी का अमाउंट होता है वो आपका री इन्वेस्ट हो जाता है, दैट इज एक्चुअली री इन्वेस्टेड इनटू इंश्योरेंस, राइट। उसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पैसा आपको एन्युटी के रूप में हर महीने या हर साल मिलेगा, जो भी पैसा एन्युटी के रूप में, जब आपने 40% आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको कुछ ना कुछ पैसा एन्युटी के रूप में मिलेगा। अब जो पैसा मुझे एन्युटी के रूप में मिलेगा, उस पैसे के ऊपर वो मेरी इनकम में काउंट होगा एंड वो टैक्सेबल रहेगा। काइंडली टेक अ नोट ऑफ इट, राइट। सो जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते होगे उस अकॉर्डिंग आपको वहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको एक और अपडेट बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका टोटल ये 100% अमाउंट है, एंड इस 100% में से लेट्स से केस कि 60% आपने यहां पर ले लिया, विड्रॉल ले लिया, लमसम ले लिया, एंड 40% आप एन्युटी के रूप में ले लिया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 60% लमसम के रूप में लो, आप इसको SWP के तहत यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के तहत भी ले सकते हो, यानी कि आपको हर एक महीने एक जो पैसा होगा वो मिलता रहेगा, इसको SWP कहते हैं। एंड फर्दर आपके पैसे के ऊपर आपको रिटर्न भी मिलती रहेगी, राइट। तो एक सिमिलर प्लान होता है, जैसे हम पैसा इन्वेस्ट कर दे म्यूचुअल फंड में, इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हम लमसम पैसा नहीं चाहते, हम एक सिस्टमैटिक वे में 60% अमाउंट भी मिलता रहेगा, एंड साथ के साथ हमारा पैसा जो है वो अर्न भी करता रहेगा, राइट। एंड ये काफी ज्यादा एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है अगर आप मंथली पेंशन लेना चाहते हो अपने एनपीएस फंड से। अभी हम चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारे पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो हमसे कितना चार्ज लेने वाले हैं, या फिर हमें कितना पैसा मिलता है ओवरऑल नेशनल पेंशन स्कीम में से। तो मेजर चार्जेस के बारे में बात करेंगे, बाकी तो बहुत कम कम चार्जेस होते हैं। जैसे अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस 400 रुपए के अराउंड होते हैं, एंड 0.5% के अराउंड आपको कंट्रीब्यूशन के ऊपर चार्ज पड़ता है। जो भी आप कंट्रीब्यूशन देते हैं हर साल, वो पैसे के ऊपर आपको चार्ज पड़ता है। एंड मिनिमम जो ये चार्जेस होते हैं वो 30 रुपीज के होते हैं, ठीक है। अपर लिमिट जो है यहाँ पर वो 25,000 रुपीज के, यानी कि कंट्रीब्यूशन जो भी आप जमा करवा रहे हो उसके ऊपर 0.5% के हिसाब से मैक्सिमम जो चार्जेस पड़ सकते हैं 25,000 तक पड़ सकते हैं, उससे ज्यादा चार्जेस नहीं लिए जा सकते। सो अगर हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है उसके केस में भी मैक्सिमम जो आपको चार्जेस पड़ेंगे वो 25,000 से ज्यादा नहीं पड़ सकते हैं। इसके अलावा जो फंड मैनेजमेंट होती है वो अपने चार्जेस यहां पर लेती है, जो पर्टिकुलरली 0.03% से 0.09% तक होते हैं एनुअली रूप में। ये सेम बेसिकली चार्जेस अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के केस में जो आपके चार्जेस होते हैं वो काफी ज्यादा लगते हैं, ये फंड मैनेजमेंट के चार्जेस और चार्जेस, जबकि इस केस में एनपीएस के केस में चार्जेस काफी ज्यादा कम है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के साथ आप कंपेयर कर ही रहे हैं तो एनपीएस के काफी ज्यादा ड्रॉबैक भी देखने को मिल जाते हैं। पहला एंड सबसे बड़ा जो यहां पर खतरनाक डिसएडवांटेज है वो है लिक्विडिटी काफी ज्यादा कम होती है इन केस ऑफ द एनपीएस ओवर देयर, यानी कि हम जब भी चाहे अपना पैसा नहीं निकाल सकते। हमें पार्शियल विड्रॉल मिलता है, वो भी सिर्फ 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा बार पैसे हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लानिंग है। लेकिन फिर भी ड्रॉबैक तो है ही, अदरवाइज हम देखें तो ये एक काफी ज्यादा एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। सो वो पर्सन जो कि चाहते हैं कि उनके पास काफी ज्यादा जो अच्छी खासी लिक्विडिटी है वो अवेलेबल रहे, एंड जब भी वो चाहे पैसा वो पैसा निकलवा पाए, तो उनको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। एंड एक और जो आपको मैंने बताया था चीज, दैट्स रिलेटेड टू 40% आपका जो पैसा होता है वो एन्युटी के रूप में जाता है, जबकि आपको रिटर्न वहां पर कुछ भी नहीं मिलती है, काफी ज्यादा कम रिटर्न मिलती है। तो वो भी एक काफी बड़ा ड्रॉबैक है यहां पर। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको मंथली पेंशन मिले तो आप एनपीएस में डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए, काफी ज्यादा अच्छी स्कीम है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है एनपीएस को लेकर के, यू कैन डू पोस्ट द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जरूर वहां पर बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी सभी पर्सन भी इसी तरह से नॉलेज को गेन कर पाए, एंड फर्दर अगर वो एनपीएस को अच्छा समझते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए। आई होप कि आपको एनपीएस से रिलेटेड सभी पॉइंट्स यहां पर कवर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।